आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और उसी तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए आज का एक और प्रैक्टिस सेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेशन है जो पुराने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सभी जानते हैं कि जो इस पेपर को हम प्रैक्टिस सेशन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं वो हमारा DTET+B PRT का पेपर है और उसमें जो पार्ट बी है स्पेशली उसी को हम टारगेट या फोकस कर रहे हैं। और अभी तक हमने 6 अक्टूबर 2018 के जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आपका पेपर आया था उसको एनालाइज कर लिया है। अराउंड आपके 200 क्वेश्चन हो गए हैं और अभी जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है शिफ्ट 3 का। इसके कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी शिफ्ट अपने पार्ट 1 में कवर अप कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इजीली देख लीजिएगा। इससे हमें बेसिक आइडिया ये मिल गया है कि कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चन DTET+B PRT में पूछे गए हैं वो कुछ नहीं, आपके गिने चुने जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं से बस आपकी क्वेश्चन की भाषा बदल कर आपके सामने रखे जाते हैं ताकि आप कन्फ्यूज़ हों। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बेहतर है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ज़्यादा परेशान होंगे नहीं, है ना। तो बिना देरी करे सीधा अपना प्रैक्टिस सेशन आज के क्वेश्चनों को देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे ग्रुप में या हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं जहाँ आपको हर चीज़ के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलेगी और साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी हो जहाँ आप पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आपको QR कोड के माध्यम से अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ क्लिक करके आप इजीली ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला जो आज का क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेशन का वो कहता है ASD का पूर्ण रूप क्या है। तो सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि ASD है क्या। तो आपने लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम पढ़े होंगे और लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा भी होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन जब आपने पढ़ी होगी तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा निश्चित तौर पर, ठीक है। तो ASD का जो पूर्ण रूप है, अगर पहले हम उसको जान लें बाद में इसके बारे में डिस्कशन करें, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्या है, डिसऑर्डर है। कहीं ना कहीं आपकी नॉर्मल जो कार्यात्मक क्षमता होती है उसमें फेरबदल जब चीज़ें होती हैं तो उसे आप डिसऑर्डर का नाम देते हैं। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर में इससे हम डेवलपमेंटल डिले के नाम से भी कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंटल डिले है। बच्चों में जो सामान्य स्थिति है उसमें जब परिवर्तन होता है तो उसे डिसऑर्डर कहते हैं, और जो नॉर्मल स्थिति में बच्चा जब विकास कर रहा होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो उसे आप विकासात्मक परिवर्तन या विकासात्मक विकार कह देते हैं। अब ASD में ऐसी क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है अगली बार क्वेश्चन कोई आपको इस तरीके से पूछा है, ASD का फुल फॉर्म ना पूछ के ये पूछ दे ये विकार किस तरीके के आपके विकासात्मक विकार में देखे जा सकते हैं। तो इसमें मेनली भाषा की कमी आपको देखने को मिलती है, अवधारणा की कमी, मतलब चीज़ें समझ नहीं पाता है, कोई कॉन्सेप्ट आप समझाएंगे वो समझ में उसके नहीं आएगा। पेशीय रूप से कहीं ना कहीं उसमें गतिक रूप से चीज़ों के विकार देखने को मिलते हैं, इनमें कहीं ना कहीं वो दोषपूर्ण होता है। तो ये जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो ASD के बच्चे में देखने को मिलती है, इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। आई होप ASD के बारे में इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि सकल गत्यात्मक कौशल, जिससे कहीं ना कहीं फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, कि कठिनाई को किस रूप में जाना जा सकता है। तो हम सभी ने कई अलग अलग प्रकार की SLDs के बारे में, मतलब लर्निंग डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा है। तो आपको ये बताना है जहाँ फाइन मोटर स्किल्स आपकी प्रभावित होती हैं उसमें आप क्या डिसलेक्सिया को रखेंगे, डिसग्राफिया को रखेंगे, डिसकैलकुलिया को रखेंगे या डिस्प्रैक्सिया को रखेंगे। तो बात करें, यहाँ पूछा गया फाइन मोटर स्किल की बात करी गई है। डिसलेक्सिया में कहीं ना कहीं आपकी पठन स्किल प्रभावित होती है, रीडिंग स्किल इफेक्टिव होती है कहीं ना कहीं। डिसग्राफिया में कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल इफेक्ट करती है। डिसकैलकुलिया में मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन आप करते हैं वो इफेक्ट करती हैं। लेकिन डिस्प्रैक्सिया जो है वो कहीं ना कहीं आपकी फाइन मोटर स्किल से जुड़ी हुई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी की जो भी SLDs आपने पढ़ी हैं उनको भी, उनकी क्या चीज़ उनके अंतर्गत आती हैं वो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अब बनते ही बनते हैं। जो कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जिसमें ये पार्ट ना आता हो। तो आपको पता है कि डिस्प्रैक्सिया जो है वो गत्यात्मक कौशल से जुड़ा हुआ विकार है, जिसमें नॉर्मली आपकी फाइन मोटर स्किल को रखा जाता है। बाकी ऊपर 3 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाठचर्या डिजाइन का उत्पाद मॉडल प्रक्रिया मॉडल से किस मामले में भिन्न है। अब यहाँ अगर बात करें कि देखो यहाँ पूछा गया है कि पाठचर्या डिज़ाइन के लिए 2 मॉडल अपनाए गए हैं, एक तो उत्पाद मॉडल है और दूसरा प्रक्रिया मॉडल है। उत्पाद मॉडल को हम प्रोडक्ट मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है, और प्रक्रिया मॉडल को हम प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। ये थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्जन करके मैंने आपको बता दिया, हो सकता है इससे चीज़ें आसान हो जाए। तो इसमें किस तरीके से आपस में भिन्न है, क्या शिक्षक द्वारा नियोजित करने में भिन्न है, कम गतिविधियों के मामले में भिन्न है, सटीक मूल्यांकन के मामले में भिन्न है, या कम छात्र पसंद के मामले में भिन्न है। तो यहाँ अगर मॉडल्स की बात करें तो 2 प्रकार के मॉडल आपको जो दिए गए हैं उनकी जिक्र अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें प्रोडक्ट मॉडल की, जिसे हम उत्पाद मॉडल कहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपका छात्र केंद्रित नहीं होता, क्योंकि इनमें जो भी फोकस होता है वो आपका सीधा सीधे कहें कि सिलेबस खत्म करने में, उत्पाद देखने में होता है, प्रोसेस उस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देता। बल्कि यहाँ जो प्रक्रिया कौशल है वो कहीं ना कहीं छात्र को
एक तरीके से सक्रिय रूप से शामिल करने पर जोर देता है। तो यहाँ जिस तरीके से ये भिन्न है वो है कम छात्र पसंद, क्योंकि छात्र प्रोसेस मॉडल को ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि आपके प्रोडक्ट मॉडल को। और NEP NCF जो नए आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसी को चेंज करने की बात करी है कि आप प्रोडक्ट मॉडल से बदल कर किस पर जाइए, प्रोसेस मॉडल की ओर शिफ्ट कीजिए। तो ये बात आपके दो मॉडल्स के बारे में थी। अगला है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कहते हैं, क्या तात्पर्य है? क्या ये आपकी बौद्धिक वस्तुओं के बारे में, बाहरी वस्तुओं के बारे में, भौतिक वस्तुओं के बारे में, घरेलू वस्तुओं के बारे में? तो मेनली बात करें कि सांस्कृतिक विरासत की, तो सांस्कृतिक विरासत या समाज की संस्कृति में आपके कल्चर आती हैं, आपके मूल्य आते हैं, आपकी नैतिकताएं आती हैं, या जिन चीज़ों से आप जुड़े हैं। जैसे आपकी पर्टिकुलर एक कल्चर में कोई फेमस कलाकृति है या कोई डांस है ना, कोई मतलब पेंटिंग, इस तरह की चीज़ें, कोई संगीत है, इन तरह की जो चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं आपकी कल्चरल हेरिटेज का पार्ट होगी। तो उसमें बाहरी वस्तुएं शामिल नहीं होंगी, भौतिक वस्तुएं भी नहीं होती हैं, घरेलू वस्तुएं भी नहीं होती, ये जो होती हैं वो बौद्धिक संपदाएं होती हैं। और इसी को अगर आपने नाम सुना होगा, यूनेस्को के द्वारा इन सब कल्चरल हेरिटेज को नामांकित किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्यम स्तर स्कूल या मिडिल लेवल स्कूल जिसे हम कहते हैं, सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? उसमें सामाजिकरण क्या है? तो सामाजिकरण पहली बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि अलग अलग नीति, मूल्य या जिन चीज़ों आदतों को हम सीखते हैं उसको हम सामाजिकरण के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें अगर बात करें, वो भी पूछा गया मिडिल लेवल स्कूल की बात करी गई है। तो सीखने के लिए कोई सख्त नियम नहीं है, सीखने के तरीके से अधगम होता है, या शिक्षक बच्चों को अच्छी आदतें, नागरिक जिम्मेदारी और समाज के साथ मिलकर कैसे सिखाते हैं, इस बात के बारे में। या बच्चे सीखते हैं, कौशल सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, साथ ही साथ भविष्य में सह पाठचर्या गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने की उनकी क्षमता है, सहायता करने की क्षमता है। या फिर जो शिक्षक है वो सहकर्मी समूह के साथ आपसी समझ को प्रोत्साहित करते हैं और चर्चाओं और गतिविधियों का क्या करते हैं, समाज संचालन करके सामाजिकरण में सुधार के अवसर प्रदान करते हैं। तो जब हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाएंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के हैंड ओवर करेंगे, तो वो खुद समाज का एक हिस्सा बनने की बेहतर कदम की ओर, मतलब बेहतर पथ की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो है क्या करेंगे, शिक्षक जो है कहीं ना कहीं बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे गतिविधियों में भाग लेने के लिए, जिससे वो गतिविधियाँ बच्चे कहीं ना कहीं सामाजिकरण को प्रभावित करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बेहतरीन तरीके से उसका प्रभाव उन पर पड़े। उसका जो आंसर बनेगा वो होगा फोर्थ वाला। बाकी आप पढ़ सकते हैं, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कोई और एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो। अगर आपको कोई अलग लगता है तो आप अपना आंसर विथ एक्सप्लेनेशन लिख के भेजें, ताकि वो क्लियरिटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे रमसा कहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जब आपने पॉलिसीज पढ़ी होंगी तो इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो रमसा के नाम से जाना जाता है। ये रमसा किससे जुड़ा हुआ है? क्या प्रगति से, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार है, या माध्यमिक शिक्षा का विकास है? तो अगर रमसा की बात करें, जिसका फुल फॉर्म तो यहीं दिया गया है, ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि रमसा का फुल फॉर्म बताइए। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो प्रगति पर मोस्ट रूप से भाग नहीं देता, क्योंकि प्रगति अब इसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं किया गया है किस चीज़ की प्रगति। तो जो रमसा है वो आपका माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उसके विस्तार या उसकी आगे बढ़ाने के ऊपर काम करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और रमसा की बात करें तो कहीं ना कहीं ये माध्यमिक शिक्षा है, ये बात तो आपको इसी ऑप्शन से पता लग गई है। ये माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। और माध्यमिक शिक्षा में कहीं ना कहीं ये बच्चों की कहीं ना कहीं जो सामाजिक आर्थिक परिवेश है उनके कारण अगर उन्हें जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है उनको दूर करते हुए उन्हें शिक्षा की पहुँच तक ले जाना, ये रमसा का प्रमुख उद्देश्य आप कह सकते हैं। इसके द्वारा बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कराना इसमें शामिल था। और इसका जो 5 वर्षों की रमसा के अंतर्गत एक योजना या उद्देश्य आप कह सकते हैं रखा गया था कि इसमें कहीं ना कहीं 9th और 10th का जो आपका नामांकन है वो 52% से लेकर 75% ले जाना इनका टारगेट रखा गया था। हो सकता है ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। बाकी हमने रमसा के बारे में जिक्र कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सकारात्मक सांस्कृतिक संस्कृति किसके लिए अनुकूल है? हमने संस्कृति के पिछले अपने प्रैक्टिस सेशन में 2 टाइप्स पढ़े थे, जिसमें नकारात्मक संस्कृति और सकारात्मक संस्कृति के बारे में बात करी थी। अब इसमें कहा गया है सकारात्मक संस्कृति किसके लिए अनुकूल है? नए कर्तव्य जिम्मेदारियों को लेने में, या फिर व्यावसायिक संतुष्टि, मनोबल, प्रभावशीलता, साथ ही साथ छात्र शिक्षा पूर्ति, कल्याण में, सीखने की भाषा, संज्ञानात्मक कौशल में, किसी के जीवन में संक्रमण के हिस्से के रूप में नए व्यवहार पैटर्न को स्वीकार करने में। तो सकारात्मक संस्कृति की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बच्चों को किसमें आगे बढ़ाने में जो आदतें, ठीक है, जो समाजीकरण के पहलू आपको मदद करेंगे वो कहीं ना कहीं सकारात्मक संस्कृति के लिए अनुकूल होंगे। अब इसमें क्या है, मेनली अब केवल संज्ञानात्मक पक्ष या मूल्य
ही शामिल नहीं होंगे, बाकी हिस्से भी होंगे जिसमें आपका भावनात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है, ये भी हिस्से शामिल होंगे। तो इसलिए पूरी तरीके से आपका थर्ड बनेगा नहीं। किसी के जीवन में संक्रमण के हिस्से के रूप में नए व्यवहार पैटर्न, तो केवल और केवल व्यवहार पैटर्न से आप नहीं कह सकते कि सकारात्मक संस्कृति के लिए अनुकूल है। नए अगर बात करें व्यावसायिक संतुष्टि हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद मनोबल, इसमें आपका कहीं भावनात्मक पक्ष भी जुड़ गया, और छात्र शिक्षा पूर्ति कल्याण, ये चीज होगी वही आपके किसके अंतर्गत आएगी, सकारात्मक संस्कृति की। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब वापस से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाए बाकी ऑप्शन में डिफरेंस करने में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिगम सिद्धांत शैक्षिक दर्शन के अनुभवजन्य मॉडल का अनुकरण करता है। तो यहाँ एक जो मॉडल के बारे में पूछा गया वो है अनुभवजन्य मॉडल, जिसे आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कह सकते हैं। तो उसमें कौन सा अधिगम सिद्धांत शामिल होगा, क्या वो क्रिएटिविटी होगा, प्रैग्मैटिज्म होगा, कॉग्निटिव होगा, या सोशल क्रिएटिविटी होगा। तो जहाँ भी आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग या एक्सपीरियंशियल मॉडल ऑफ लर्निंग की बात आए तो वो आपका शामिल होगा व्यवहारकारिता में या प्रैग्मैटिज्म में। अब ऐसा क्यों ऐसा बोला गया, ये समझते हैं। जो प्रैग्मैटिज्म है उसमें दो वर्ड लिए गए हैं, एक प्रैग्मा, एक कहीं ना कहीं टिज्म, एक्टिविटी, ठीक है। तो प्रैग्मा का आगे बात करें तो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ पार्ट है, जो आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये बात आपको ध्यान रखिए, कई बार पूछा जा सकता है ये जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो ये इनके मुख्य उद्देश्य। अगर बात करें व्यवहारवाद या व्यवहारवादी जो है उन्होंने किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है, तो उनका मेनली है कि मूल्यों का निर्माण है, ज्ञान का निर्माण आप कैसे करते हैं, ठीक है, ज्ञान का निर्माण करना है, या साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं अनुभव आप जो प्राप्त कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया है, या समाज से जो छात्र सीखता है उन चीज़ों पर फोकस किया है जो अनुभव से जुड़ी चीज़ें हैं, और इससे क्या है बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इस पर ज़्यादा अधिगम सिद्धांत में आपका फोकस किया गया है और गौर किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाठचर्या के एक रचनात्मक मॉडल में इसके तत्वों का एक उचित संरेखण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक उन तत्वों को सही संयोजन करता है। तो मेनली इसमें पूछा गया है, पहली बात तो है आपकी पाठचर्या से जुड़ी है, उसके रचनात्मक मॉडल, क्रिएटिव मॉडल से आपको ये बताना है कौन कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है। तो अगर बात करें पाठचर्या की क्रिएटिव या रचनात्मक मॉडल की, तो उसमें सबसे पहली आपकी क्या होगी, शिक्षण अधिगम सामग्री होगी, शिक्षण रणनीतियाँ होंगी, और अधिगम पर्यावरण होगा। देखो अधिगम परिणाम मतलब जो आप माहौल बच्चों को देते हैं लर्निंग के लिए, वो कहीं ना कहीं बच्चों को क्रिएटिव बनने में आगे प्रोत्साहित करेगी। आप कौन कौन सी रणनीतियाँ, कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं, वो भी बच्चों को कहीं ना कहीं क्रिएटिव माहौल या क्रिएटिव बनने में मदद करती हैं। शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ जो हम TLM यूज़ करते हैं, किस तरीके की हम TLM बना के बच्चों के सामने रख रहे हैं, ये उनकी भी मदद ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी क्या करेंगी, आपकी पाठचर्या को रचनात्मक मोड़ देंगी, या रचनात्मक मॉडल आप इसका कह सकते हैं। जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भेदभाव तकनीक रचनात्मक नहीं बनाती हैं, ठीक है, आकलन रणनीति बच्चे को रचनात्मक नहीं बनाती हैं, इसी तरीके से ये कट जाएगा आपका। तो 1 2 3 कट जाएंगे, और जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्य धारा की शिक्षा का क्या अर्थ है। आपको ये बताना है मेन स्ट्रीम, जो आपको बोला जाता है कि मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन या मेन स्ट्रीम में लाना बच्चों को, वो क्या है। क्या एक ही कक्षा में कई अलग अलग प्रकार के बच्चे उनमें शामिल करना आता है, एक ही कक्षा में सीखने की अक्षमता वाले कई अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, या एक कक्षा में समान प्रकार के शिक्षार्थी होंगे, या कक्षा में विशेष प्रकार के शिक्षार्थी होंगे। तो यहाँ देखो मुख्य धारा की बात करिए तो मुख्य धारा में केवल विशेष प्रकार के शिक्षार्थी या बच्चों को हम नहीं जोड़ेंगे। एक कक्षा में अगर समान प्रकार के ही बच्चे रहे तो हम मुख्य धारा में किसे ला रहे हैं, ये बात सोचने की है। एक ही कक्षा में सीखने की अक्षमता वाले कई अलग अलग तरह के बच्चे, तो जितने भी अलग अलग तरह के बच्चे हैं वो सारे कैसे हैं, अक्षमता वाले हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। बात हम तब कहेंगे मुख्य धारा की जब हम एक ही कक्षा में अलग अलग तरीके के बच्चे लाएं, उसमें कुछ अक्षमता वाले भी हों, मतलब कुछ डिसेबिलिटीज़ वाले हों, कुछ सामान्य बच्चे भी हों। तो उस प्रकार की क्लास को ही हम कहेंगे ना कि इंक्लूसिव क्लासरूम कहेंगे, उसी को कहेंगे कि मुख्य धारा में बच्चों को लाना। तो इसका सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जो क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं बहुत ही पास पास हैं, इनमें कन्फ्यूज होना बनता ही है। तो इन चीज़ों को आपको तभी पता चलेगा बारीक आपको अंतर इनका पता हो। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान निर्माण ज्ञान और एक शिक्षार्थी के व्यक्तिगत पूर्व ज्ञान का अद्वितीय संयोजन है। निम्नलिखित या उपरोक्त सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विचारधारा, आप कह सकते हैं किस विचारधारा का ये सिद्धांत है। तो देखो ज्ञान का निर्माण ज्ञान और विद्यार्थी के व्यक्तिगत पूर्व ज्ञान का अद्वितीय संयोजन है। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो आज सीख रहा है वो किससे रिलेट है, वो उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित है। ऐसा ही कहीं ना कहीं स्टेटमेंट कह रहा है। तो केवल सामाजिक रचनात्मकता है वही ये बात करती है, या व्यक्तिगत रचनात्मकता, या मौलिक रचनात्मकता, या रचनावाद, जिसे हम कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी या कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद का है। ये बात आपको समझनी होगी।
क्यों क्यों ऐसी बात है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो अनुभव हैं, बच्चे ने पूर्व में जो अनुभव प्राप्त किए हैं वही उसका आधार बन रहे हैं नए ज्ञान को सीखने का। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं आपकी रचनावाद की विचारधारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवन पर्यंत शिक्षा की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? क्या वो विश्वविद्यालय अधिगम है, जीवन पर्यंत अधिगम है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, कॉलेज अधिगम है, शिक्षा स्कूल है? तो इस प्रकार के ऑप्शन पर आधारित आपके बाकी के दो शिफ्टों में भी क्वेश्चन आए हैं। तो आपको ये दिखना है कैसी चीज़ें रिलेट करती हैं, कि टॉपिक को उठाया उससे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बना दिए, है ना। तो इसका जो जीवन पर्यंत शिक्षा है वो आपकी क्या करेगी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में सहारा बनेगी या आधार बनेगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीता अनंत रमन ने निम्नलिखित में से किसकी रूपरेखा निर्धारित की है? तो यहाँ जो नाम दिया गया है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी महिला का नाम है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान किया है। आपको ये बताना है इनमें से किसकी रूपरेखा दी है, महिला शिक्षा की, प्रौढ़ शिक्षा की, स्कूल शिक्षा की या कॉलेज शिक्षा की। तो मैंने वैसे तो बता दिया कि जो सीता अनंत रमन है उन्होंने महिला शिक्षा की वकालत करी है और इसमें काफ़ी अपना योगदान दिया है। ठीक है, आपके भारत स्वतंत्र होने के बाद 1947 में जब इंडिया फ्रीडम मिली जब हमें, उसके बाद भी आपकी शिक्षा में जितने बदलाव आपको देखने मिले, चाहे वो आपका कहीं ना कहीं मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम हो, निःशुल्क शिक्षा हो, निःशुल्क पुस्तकों का वितरण हो, इस तरीके से जितने भी आपको कई सारे प्रोग्राम देखने को मिले हैं जो सरकार द्वारा चलाए गए, जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, चाहे 1951 की हो या 1981 की हो, इस तरीके से 86 की शिक्षा नीति हो, उन सभी में जो महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए जिस व्यक्ति ने काम किया वो है आपकी सीता अनंत रमन। तो ये बात आपकी ध्यान रखनी है कि ये किससे जुड़ी है, महिला शिक्षा से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है भारत में गृह शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है? अलग अलग लोगों के लिए औपचारिक शिक्षा, अलग अलग लोगों के लिए वैकल्पिक शिक्षा, अलग अलग लोगों के लिए दूरस्थ शिक्षा या अलग अलग लोगों के लिए अनौपचारिक शिक्षा। तो अगर बात करें गृह शिक्षा की तो इसमें मेनली उन बच्चों के लिए ये चीज़ लागू की जाती है जो बच्चे स्कूल आने में अक्षम हो। ठीक है, तो इसे कहीं ना कहीं आपकी एक वैकल्पिक शिक्षा के रूप में रखा जाता है अलग अलग लोगों के लिए। ऐसे भी लोग हैं जो स्कूल आने में सक्षम नहीं है, इतनी उनकी डिसेबिलिटी इतनी हाई है कि वो स्कूल आने में अक्षम है, तो कहीं ना कहीं उन्हें उनके घर पर ही शिक्षा दी जाएगी, उनके माता पिता उनके समाज के द्वारा। तो उसे हम कहते हैं गृह शिक्षा, और वो अलग अलग लोगों के लिए एक वैकल्पिक शिक्षा होने का काम करती है। और ये किस में प्रावधान किया गया है? ये RT 2009 में आपका प्रावधान किया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि OCR का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज OCR? तो OCR के ऑप्टिक सेंटर रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ऑप्टिकल क्रोम रिकॉग्निशन है। तो OCR जो है आपका वो आपके ICT क्वेश्चंस में भी पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ये आप याद कर सकते हैं। इसका अगर आपका ICT भी आपके एग्जाम में आता है तो ये उसका भी क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कहीं ना कहीं प्रोग्राम को रीड करने का काम करता है। आपके कोई डॉक्यूमेंट है उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको जो रीड करने का काम करता है वो OCR करता है। ठीक है, ये बात आपको बेसिक ध्यान रखनी है। अगला है कि माइक्रो कंप्यूटर भी होते हैं जिनमें आप माइक्रो कंप्यूटर किसे कहेंगे? दोहरी विशेषताएं होती हैं, कम स्मृति होती है, विशेष प्रयोजन के लिए होती हैं या कई फंक्शनल होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर आप किसे कहेंगे? जो जैसे आपका मतलब टैबलेट है, आपका लैपटॉप है, वो एक तरीके का माइक्रो कंप्यूटर है। अब आप उसे माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विशेष प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो पर्टिकुलर जो आप भी लैपटॉप अपना यूज़ कर रहे हैं, जिस भी काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो आपका इंडिविजुअल काम है, इंडिविजुअल वर्क है, तो वो विशेष प्रयोजन के लिए बनाए गए, इसलिए उन्हें माइक्रो कंप्यूटर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, साथ ही हल्के होते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ICT क्वेश्चन भी आपके एजुकेशन का एक पार्ट माना जाता है, इसलिए पेपर 2 में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अलग से इसमें ICT आपका सिलेबस नहीं है, क्योंकि जो आपका पेपर 2 है उसके 5 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, उसमें एक पार्ट आप ICT को भी कुछ क्वेश्चन के तौर पे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका शिक्षा वह चीज़ है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। ये कहीं ना कहीं किस अपने पौराणिक वेद की कथन है, आप कह सकते हैं कि इसमें कहा गया है। तो शिक्षा वह चीज़ है जो मनुष्य को क्या बनाती है? आत्मनिर्भर बनाती है और साथ ही साथ निस्वार्थ बनाती है। तो ये हमारा ऋग्वेद का कथन है, ऋग्वेद में ये बात कही गई है। अब ये कथन जब पूछे जा सकते हैं तो कोई आपको विशेष कथन याद रखने हैं। अगर पूछा जाए उपनिषद में किसके बारे में जिक्र किया गया है, शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है, तो शिक्षा वह है जिसका अंतिम उत्पाद मोक्ष है। तो जो मोक्ष की बात शिक्षा से जोड़ती है वो उपनिषद जोड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर बोलें कि आप भगवत गीता क्या कहती है, तो कहीं ना कहीं भगवत गीता का ये कथन है कि पृथ्वी और ज्ञान से अधिक शुद्ध करने वाला कुछ भी नहीं है। तो ये भगवत गीता में शिक्षा के बारे में कहा गया है। शंकराचार्य के द्वारा पूछा जाए क्या कहा है? शिक्षा स्वयं की अनुभूति है, ये किसने कहा? ये शंकराचार्य ने कहा है। अगर अरविंदो की बात करें
महर्षि अरविंद की, तो शिक्षा जो उपकरण प्रदान करेगी जिसमें कोई व्यक्ति उपकरण के लिए, देश के लिए, अपने लिए या दूसरों के लिए जो भी कर सकता है वो भी आदर्श रूप में, और साथ ही साथ खुद को क्या राष्ट्रीय की भावना से ओतप्रोत रखे। ये किसने कहा था? ये अरविंदो ने कहा था। विवेकानंद की बात करें तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा उपकरण पूर्णता की अभिव्यक्ति है जो पहले से ही मनुष्य में विद्वान है। मतलब उनका कहना था जो शिक्षा है वो व्यक्ति को पूर्ण रूप प्राप्त करने में मदद करती है, जो उसके अंदर ही है, उसे बाहर वो चीज़ ढूंढनी नहीं है। तो ये कुछ विशेष स्टेटमेंट हैं, आपको अगर चाहें तो आप रिवाइंड करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कई अलग अलग रूपों में आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक स्त्रीकरण शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है? तो जो सोशलाइजेशन या लेवलिंग की जाती है उसका मेनली उपयोग क्यों किया जा सकता है, आपको ये बताना है। वर्ण व्यवस्था के विभाजन के लिए, समाज को विभिन्न जातियों की व्यवस्था के विभाजन के लिए, भूमि विभाजन के लिए, स्तरों, समाज का स्तरों में विभाजन के लिए। तो समाज का स्त्रीकरण मेनली समाज को कई अलग अलग लेवल में बांटने के लिए किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अलग अलग लेवल में, जैसे किस वर्ग के हैं, किस जाति, इस लेवल में जब आप बांटते हैं चीज़ों को तो उसे समाज का स्त्रीकरण कहते हैं। तो समाज को विभिन्न स्तरों में बांटना ही सामाजिक स्त्रीकरण का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गत्यात्मक अक्षमता है? तो अभी हमने देखा था कि फाइन मोटर स्किल में किस चीज़ से रिलेटेड है, तो डिस्फ्रेक्सिया से थी। अब गत्यात्मक कौन सा? बहरापन गत्यात्मक नहीं होगा आपका, दृष्टिहीन गत्यात्मक नहीं है, सुनने में परेशानी भी गत्यात्मक नहीं है, लेकिन आपका अंग विच्छेद, अगर मान लो कोई अंग ऐसा है जो आपका काम नहीं कर रहा है, हट गया वो आपके शरीर से, बॉडी से, तो आप उसे अंग विच्छेद का नाम देंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी किससे, गत्यात्मक क्षमता से रिलेटेड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस तरीके कहीं ना कहीं आपके इंक्लूसिव एजुकेशन का ये पार्ट है, तो उसके साथ आपको लेके चलना है इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है कि एक लिंग की दूसरे लिंग पर प्राथमिकता है पूर्वाग्रह आप क्या कहेंगे? मतलब एक लिंग को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरे लिंग पर या उसको ज़्यादा प्राथमिक मांगते हैं, तो उसको लैंगिक समानता कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह कहेंगे, हो सकता है लैंगिक समता नहीं कहेंगे, लैंगिक अब्यूह या मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, तो लैंगिक पूर्वाग्रह जैसे जेंडर बायसेस के नाम से हम इंग्लिश में जानते हैं वही हम कहेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हो सकता है कुछ लोग इसका आंसर सोच रहे हैं और आपका लैंगिक रूढ़िवादिता वो भी इसका हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है क्योंकि वो क्लैश करता फिर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें, पता लगा होगा किस तरीके से चीज़ों को, क्वेश्चनों को समझा जाता है, उनका आंसर तक पहुँचा जा सकता है। इनकी मदद से हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और बेहतर करेंगे। और अभी बहुत सारे आपके प्रैक्टिस सेशन आने हैं, 2018 के बाद आपका 2019 का, फिर 2022 का आना है। तो तब तक के लिए बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।